कह रहे थे आ रहे। अच्छा जी, कल हमने जहां पे डिसकंटिन्यू किया था वहीं से शुरू करते हैं जी। पेज नंबर 370 निकालो, पेज नंबर 370। अच्छा, दो तीन बातें मैं पहले क्लियर कर दूं जी कि बुक को रीड करना और बुक की एग्जाम्पल करना शदीद तरीन जरूरी है। उसका रीजन ये है कि ये पास पेपर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि पास पेपर में जरूरी नहीं है कि हर टॉपिक में से सवाल बने। बुक में तो हर टॉपिक मौजूद होता है, तो इसलिए बुक प्राइम है। हाँ, उसकी प्रैक्टिस के लिए आप पास पेपर्स या रीडिंग किट जो है उसमें आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हो, लेकिन यह है कि बुक को आपने रीड जरूर करना है उसमें। कल हम लोगों ने जी बात खत्म की थी कॉस्ट पे, ठीक है जी। हमने कहा था जी कॉस्ट में क्या कुछ आएगा। अच्छा, अब जरा आगे से देखिए, इसमें लिखा हुआ है जी कि व्हेन द लैंड इज रिक्वायर्ड सर्टेन कॉस्ट आर नेसेसरी एंड शुड बी पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ लैंड। वैसे तो उसूल क्या बताया था जी मैंने आपको? रूल ये था कि हर वो एक्सपेंडिचर जो क्वालिफाई करता है किसके लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, वो पार्ट ऑफ कॉस्ट बनेगा। और क्या रूल था जी कैपिटल एक्सपेंडिचर का? वो तमाम एक्सपेंडिचर जो किसी भी एसेट को प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन में लाने के लिए किया जाए, ठीक है, तो वो क्या था? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब उसी के बारे में वो कह रहे हैं, कहते हैं दीज कॉस्ट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ लैंड। ओके, लैंड की कॉस्ट, लीगल फीस जरूरी होती है ना, साइट प्रिपरेशन वो भी होगी, सर्वे कॉस्ट वो भी होगी। All of these costs may be considered necessary to get the land ready for its intended use. Some costs are land improvements. This asset category includes the cost of parking lots, sidewalks, landscaping, irrigation system, etc. Care must be taken to distinguish between land and land improvement costs. Land is considered to have an indefinite life and is not depreciated, while land improvement do wear out and must be depreciated. ये ध्यान में रखिएगा कि लैंड और लैंड इंप्रूवमेंट में एक डिफरेंस जो नहीं है, यानी कोई कॉमन चीज है, वो क्या है? दोनों कैपिटलाइज होंगी। दोनों क्या होंगी? कैपिटलाइज होंगी। लैंड इंप्रूवमेंट्स क्या है? क्या एग्जांपल लिखी हुई है लैंड इंप्रूवमेंट्स की? लैंड इंप्रूवमेंट्स की क्या एग्जांपल लिखी हुई है? पार्किंग लॉट्स, साइड वॉक्स, ठीक है जी, लैंडस्केपिंग, इरिगेशन सिस्टम, ये सब क्या है? ये आपके पास लैंड इंप्रूवमेंट्स हैं। लैंड हो या लैंड इंप्रूवमेंट हो, दोनों कैपिटलाइज होंगे, पहली बात। तो फिर डिफरेंस क्यों करना? डिफरेंस इसलिए करना है कि लैंड की लाइफ क्या होगी? इनडेफिनिट, जबकि जो लैंड इंप्रूवमेंट है उसकी लाइफ क्या होगी? वो डेफिनेट होगी। डेफिनेट और इनडेफिनेट लाइफ क्या होती है शुएब? डेफिनेट और इनडेफिनेट में फर्क समझ लो। इनडेफिनेट लाइफ का मतलब हरगिज ये नहीं है इनफाइनाइट लाइफ। ये मतलब मत समझ लेना कि इनडेफिनेट का मतलब इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनलिमिटेड लाइफ, ठीक है। ये अनलिमिटेड नहीं है, ये क्या है? इनडेफिनेट का मतलब है कि वी कैन नॉट डिफाइन द लाइफ, बस खत्म हो गया, दैट्स इट, ठीक है। हमें नहीं मालूम है इस लैंड की कितनी लाइफ, मुझे क्या पता 100 साल हो, 110 हो, कल हो, परसों हो, जो भी हो, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, इनफाइनाइट नहीं। आगे पढ़ो। Costs, अच्छा, the cost of day-to-day servicing of an asset are not included in carrying amount। कल हमने बात की थी कि जो डे टू डे रनिंग है, पहिया घूम गया, क्या मैंने बताया था? पहिया घूमने से पहले पहले की जितनी भी कॉस्ट है वो सब की सब क्या है? कैपिटलाइज्ड करनी है आपने। घूमने के बाद की जो कॉस्ट है वो, तो वो डे टू डे रनिंग आ गई ना आपके पास, ठीक है ना स्टूडेंट। डे टू डे रनिंग कब होगी? वंस पहिया जो है वो रनिंग कंडीशन में आ गया।
अब उसके बाद जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है वो रेवेन्यू नेचर का है। वो किस नेचर का है? अब मुझे एक बात बताओ, एक एक्सपेंस होता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस दो तरह की है, मेंशन कर लें। एक कौन सी है? इन ट्रांजिट इंश्योरेंस। एक कौन सी है जी? जो आपने किस लिए कराई हुई है? आपके पास गाड़ी है, गाड़ी की इंश्योरेंस करवाते हो? बताओ। मैं गाड़ी के इंश्योरेंस से गाड़ी की वैल्यू बढ़ती है कि नहीं? नहीं बढ़ती। क्यों बढ़ेगी वैल्यू? क्यों बढ़ेगी? सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए करते हैं। ओ भाई, वो तो इस्तेमाल हो जाएगी। सही। गाड़ी की इंश्योरेंस से गाड़ी की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना? आप उसकी इंश्योरेंस बेशक ए लिमिटेड से करवा रहे हो, बी से करवा रहे हो, सी से करवा रहे हो, कोई फर्क नहीं। आपका अपना एक्सपेंस है और अल्टीमेटली भाई आपने रिकवर करवाना है। जब खर्चा होना है, गाड़ी इस्तेमाल होगी तो गाड़ी खराब होगी तो वो तो उसके केस मिलेगा आपको। उससे गाड़ी की कोई इंप्रूवमेंट आ रही है? सर फॉर एग्जांपल हम गाड़ी सेल करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर एक वैलिड फैक्टर ये भी रखते हैं कि इट इज इंश्योर्ड। तो अगले क्या सारे इंश्योरेंस पे कर दिया आपने? ये भी है सर। आपने 30 इंश्योरेंस पे कर दी है। उस 30 इंश्योरेंस का फायदा आपने उठाया है, अगला जो खरीद रहा है वो उठाएगा? आपने उठा लिया है ना। अगली 30 का इंश्योरेंस का फायदा वो उठाएगा, लेकिन जब वो पे करेगा। विदाउट पेमेंट वो कर सकता है बेनिफिट उसका? तो इसका मतलब है कि जो आपने रनिंग ऑफ एसेट के लिए इंश्योरेंस करवाई है वो तो सीधा सीधा क्या है? वो किस नेचर का है? पर्सनल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। इन ट्रांजिट इंश्योरेंस ये क्या है जी? कहते साहब, गाड़ी मंगवाने के लिए जो इंश्योरेंस पे किया, रास्ते में गाड़ी खराब हो सकती है, डैमेज हो सकती है, क्यों जी? कुछ भी हो सकता है ना, उसकी क्या करवाई है? तो गाड़ी अभी आपके इस्तेमाल में आई थी, तो ये क्या है? इस्तेमाल से पहले जो जी बिल्कुल। एग्जाम्पल्स पेज नंबर नंबर निकालो 370 पे। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉस्ट्स दैट आर नॉट कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। ये है कॉस्ट, लेकिन शुएब कॉस्ट ऑफ पीपीई नहीं। इन्हीं के साथ सी बात है, इनको आपने पार्ट ऑफ पीपीई नहीं बनाना। नंबर 1 क्या है जी? कॉस्ट ऑफ ओपनिंग ए न्यू फैसिलिटी। भाई ओपनिंग ए न्यू फैसिलिटी का पीपीई से क्या लेना देना है? कोई वो एक अलग कॉस्ट है, और पीपीई की क्या है? नंबर 2, कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। हसनैन, इसका कोई ताल्लुक पीपीई से है? ये अलग कॉस्ट है, वो एक अलग कॉस्ट है। न्यू प्रोडक्ट है सर, न्यू मशीनरी, न्यू प्लांट। क्या चीज? सर ये पीपी से इनका ताल्लुक नहीं है। न्यू प्लांट अगर लें, पीपीई का मतलब ही प्लांट है। तो सर अगर न्यू प्लांट ले लें तो उसके लिए हम प्राइस में एडजस्ट करेंगे। बेशक आप न्यू प्लांट ले रहे हैं ना। यस सर। अब न्यू प्लांट आप ले रहे हैं और न्यू प्रोडक्ट बनाएंगे। बात सुनिएगा, न्यू प्लांट ले रहे हैं और क्या बनाएंगे? न्यू प्रोडक्ट। आपने जी चौधरी बशीर साइंसदान है, ठीक है जी, चौधरी बशीर और हाजी मंजूर, इन दोनों को आपने साइंसदान लगाया हुआ है, रादर साइंसदान लगाया हुआ आपने, ठीक है। अब इन दोनों ने एक प्रोडक्ट बनाई है एंड दे आर डिमांडिंग 20 करोड़ रुपया हसनैन कि हमने क्या बनाई है। अब वो प्रोडक्ट जिस मशीन में बनेगी वो मशीन है 1 करोड़ की। कितने की? आप टोटल कॉस्ट ऑफ पीपी दाऊद भाई किस करोड़ लिखेंगे? क्या 1 करोड़? उसमें मशीन में हसनैन क्या नाम बताया? हाजी बशीर। हाजी मंजूर और चौधरी बशीर।
ठीक है, इन दोनों की साइंसदानी का क्या इफेक्ट है भाई? उनको कोई लिंक है? कोई लिंक नहीं है ना, वो तो एक अलग कॉस्ट है, उसे कहते हैं डेवलपमेंट कॉस्ट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट, वो एक अलग चीज है। ये क्या है? तीसरा पढ़ो, कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन ए न्यू लोकेशन। आपने जी सोचा यार हम लोग ना इस लोकेशन से ना इस लोकेशन पे जाएंगे और इस लोकेशन पे जाके ना 2 करोड़ का प्लांट लगाएंगे। उस प्लांट को लगाने के बाद ना ये जो लोकेशन की तरफ हमने शिफ्ट किया है इस पे कॉस्ट आ रही है 1 करोड़। कितनी आ रही है? 1 करोड़। और बाकी जो यहाँ पे इसको रन करने की, बिजनेस को कंडक्ट करने की कॉस्ट लगेगी वो लगेगी 4 करोड़। क्या ये सब कॉस्ट आनी चाहिए पीपी? नहीं, ये सब लाना कॉस्ट है। ठीक है, इन शॉर्ट याद रखना, वो तमाम कॉस्ट जो डायरेक्टली किसी एसेट की वजह से लग रही होंगी उस एसेट पर, बस मैं रिपीट करता हूं, वो तमाम कॉस्ट जो कि क्या है, डायरेक्टली उस एसेट पर उसी की वजह से लग रही हैं, सिर्फ वो पार्ट ऑफ कॉस्ट, सिर्फ वो क्या है, पार्ट ऑफ कॉस्ट। एक नई जगह पर बिजनेस खोलने का तुम्हारे पीपी पे क्या इफेक्ट है? डी पढ़ो, एडमिन कल बता चुका हूं, एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल ओवरहेड्स। उमर, इसका ताल्लुक एसेट पीपी से है, पीपी लो या ना लो इसमें तो लगना ही। जनरल ओवरहेड्स क्या होते हैं तब? ये जनरल ओवरहेड्स कहते हैं उन एक्सपेंडिचर्स को जिनका ताल्लुक किसी स्पेसिफिक चीज से नहीं, यानी कि दाऊद अगर मैं ये एसेट लूं या ना लूं मेरा ये ओवरहेड इनकम लाजमी होगा ही होगा, तो क्या ये पार्ट ऑफ कॉस्ट बनना चाहिए? ई, इंटरेस्ट पेड टू फाइनेंस द परचेज ऑफ पीपीई इज एक्सपेंस। ठीक है, an exception is interest incurred on funds borrowed to finance the construction of property, plant and equipment. ये भी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये आपके अगले कोर्स में आएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। इसे बोलते हैं कि है IAS 23 बोरोइंग कॉस्ट। आपने लोन लिया, सुनने बात को, आपने लोन लिया, लोन लेके आपने बिल्डिंग ली, लोन लेके आपने बिल्डिंग ली, अब उस लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना है ना? क्या वो इंटरेस्ट हम लोग बिल्डिंग की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर सकते हैं? तो आंसर है नो, हम उसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते। पक्की बात होगी यहां तक? सिचुएशन नंबर 2, आपने लोन लिया, बिल्डिंग खरीदी नहीं, बल्कि हमने लोन लिया है कि इस पैसे से हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्या करेंगे जी? कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब क्या वो बिल्डिंग आज लोन ली है कल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी? टाइम लगेगा ना। ऐसे केस जो इंटरेस्ट पेमेंट तब तक आप पे करेंगे, 1 साल लगेगा बिल्डिंग बनने में, लेट्स से, तो 1 साल तक तुम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगाओगे, इंटरेस्ट पेमेंट खर्च करोगे, ये पार्ट ऑफ कॉस्ट बनेगी। ये क्या है? पार्ट ऑफ कॉस्ट बनेगी। इसको क्या बोलते हैं? क्या नाम बताया मैंने? लिख लें, मेंशन कर लें, बोरोइंग कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट। इसको कैपिटलाइज करेंगे, ये कैपिटलाइज होगी। उमर, 1 साल के बाद लोन आपने वापस करना है क्या? मैंने लोन लिया है 10 साल के लिए, कितने साल के लिए? 10 साल। और मैंने कंस्ट्रक्शन कब खत्म कर दिया था शाम? 1 साल का इंटरेस्ट मैंने क्या कर लिया, बाकी 9 साल क्या करूं? कंस्ट्रक्शन हो गई है ना, अब बिल्डिंग यूज में आ गई। जब बिल्डिंग यूज में आ जाती है तो फिर कौन सा एक्सपेंडिचर बन जाता है? रेवेन्यू।
इसका मतलब है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। उसको बोलेंगे क्या? नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस में जो इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है, हम्म। अब ये बोरोइंग कॉस्ट नहीं नहीं, अब ये बोरोइंग कॉस्ट नहीं। मैं रिपीट करता हूं बात को कि आपने जब भी कोई लोन लेना है तो उस लोन का रीजन देखो। आपने अगर लोन लिया है किसी बिल्डिंग को परचेज करने के लिए और वो बिल्डिंग आपने इमीडिएटली यूज में लानी है, क्या करनी है? यूज में लानी है। तो बिल्डिंग परचेज करते साथ ही वो बिल्डिंग किस में आ जाएगी शुएब? यूज में आ जाएगी ना। तो यूज में आ गई तो कौन सा एक्सपेंडिचर शुरू हो गया? तो रेवेन्यू। तो अब जो भी इंटरेस्ट पेमेंट है वो सारी की सारी एक्सपेंस में जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस में कहां भेजेंगे हम लोग? लेकिन हसनैन हम लोगों ने लोन लिया और बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दी। तो जब तक कंस्ट्रक्शन हो रही है हसनैन तब तक वो इंटरेस्ट क्या होगा? और जब कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगी तो क्या हो जाएगा हसनैन? वो दोबारा से एक्सपेंस में आ रहा है। ये बात क्लियर होगी जी? आगे बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर F. The acquisition of new machinery is accompanied by employee training. The normal rule is that training costs are expensive. The logic is, highlight कर लें इसको. The logic is that the training attaches to the employee, not the machine, and the employee is not owned by the company. However, on rare occasion, justification for capitalization of very specialized training where the training is company specific and benefits many period is made, but if this is exception rather than the rule. याद रखिएगा simple words में staff training cost कभी भी capitalize नहीं होगी, will never be capitalized. हसनैन रूल क्या बताया मैंने? कैपिटल एक्सपेंडिचर का रूल क्या है? क्या किसी भी एसेट को प्रेजेंट लोकेशन और प्रेजेंट कंडीशन में लाने के लिए स्टाफ को ट्रेन करना जरूरी है? दोबारा सोच समझ के जवाब देना। मैं रिपीट करता हूँ सवाल को। क्या डेफिनेशन है कैपिटल एक्सपेंडिचर की? बार बार रिपीट कर रहा हूँ। वो तमाम एक्सपेंडिचर जो किसी भी एसेट को प्रेजेंट कंडीशन और प्रेजेंट लोकेशन में लाने के लिए किया जाए वो क्या है? कैपिटल। पहिया घुमाने के लिए स्टाफ को ट्रेन करना जरूरी है? नो। उसका क्या ताल्लुक है? ओ भाई पहले मशीन को रनिंग कंडीशन में आ तो लेने दो। स्टाफ को हम ट्रेनिंग किस चीज की प्रोवाइड कर रहे हैं? मशीन चलाने की। मशीन क्या करने की? तो स्टाफ ट्रेनिंग है तो शाम कभी भी कैपिटलाइज नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ, अगर साथ में मेंशन हो कि एंटिटी स्पेसिफिक स्टाफ ट्रेनिंग है तो कैपिटलाइज होगा। लिखा हुआ इसमें। तो हसनैन खाली स्टाफ ट्रेनिंग जब भी वर्ड देखो तो समझ जाओ क्या है वो एक्सपेंस। लेकिन अगर स्टाफ ट्रेनिंग के साथ क्या लिखा हुआ है? एंटिटी स्पेसिफिक है तो फिर कैपिटलाइज करना है। अच्छा जी, दो चीजें लिखवा रहा हूं जी, इन दोनों का आंसर करना है। लिख लो ये। हाँ जी, पहला कैपिटलाइज होगा और दूसरा क्या है? रेवेन्यू है। बात समझ में आ गई है? पहला क्यों कैपिटलाइज होगा? क्योंकि भाई साइट प्रिपरेशन में एम्प्लॉय की कॉस्ट नेसेसरी रिक्वायर्ड है टू ब्रिंग द एसेट इनटू प्रेजेंट लोकेशन एंड प्रेजेंट कंडीशन। जबकि स्टाफ ट्रेनिंग मैंने अभी बताया उसका ताल्लुक ट्रेनिंग से है। आगे पढ़ेंगे। Recognition of costs
in the carrying amount of an item of PPE ceases. Ceases का मतलब होता है कि आपने अब मजीद इसके अंदर addition of cost नहीं करनी. When the item is in the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by the management. Therefore, cost incurred in using or redeploying an item is not included in the carrying amount of that item. कौन कौन सी कॉस्ट है ये देख लें अब जरा इसमें. The following costs are not included in carrying amount. इन कॉस्ट को आपने शामिल नहीं करना. हाईलाइट कर दें इन चीजों को. एक एक चीज के ऊपर सिनेरियो बन सकता है, एक एक पॉइंट के ऊपर. पहला पॉइंट क्या है जी? Cost incurred while an item capable of operating in the manner intended by the management has yet to be brought into use or operated at less than full capacity. एक आइटम वो फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट नहीं होगा, उसके ऊपर कॉस्ट इनकर की जा रही है. क्या वो कैपिटल नेचर है, रेवेन्यू नेचर है? बताओ. रेवेन्यू. उससे कोई बेनिफिट तो कोई नहीं हो रहा ना भाई. अगर वो फुल कैपेसिटी, एक कैपेसिटी है कि नहीं है ना, तो उस पे उसको सिर्फ क्या करने के लिए, उसको कैपेसिटी में लाने के लिए जो भी खर्चा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. याद रखना, जो भी डिजायर्ड कैपेसिटी, उस डिजायर्ड कैपेसिटी पे रनिंग में रखने के लिए जो भी खर्चा किया जाएगा वो रेवेन्यू है. और उस कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, उस कैपेसिटी से ऊपर प्रोडक्शन करने के लिए जो भी खर्चा किया जाएगा वो कैपिटल है. बात समझ में आई है? मैं रिपीट करता हूं बात को कि किसी भी एसेट को उसकी एक फुल कैपेसिटी तक ऑपरेट करने, अगर एक एसेट अंडर यूटिलाइज हो रहा है, क्या हो रहा है? अंडर यूटिलाइज. उस एसेट का कसूर है या आपका कसूर है? मैनेजमेंट का. अब आप उसकी अपग्रेडिंग के लिए खर्चा कर रहे हैं, तो वो एसेट की अपग्रेडिंग है या मैनेजमेंट की अपग्रेडिंग है? मैनेजमेंट. एसेट की क्यों अपग्रेडिंग? एसेट में कोई प्रॉब्लम है? एसेट में कोई प्रॉब्लम है? क्यों हंसना है? मैं दोबारा से रिपीट करता हूं. एक एसेट है, उसकी कैपेसिटी है 1000 यूनिट्स की. कितने की? आप बना रहे हैं 500 यूनिट्स. अब इसको 500 से 1000 पे ले जाने के लिए आप खर्चा एसेट के ऊपर करेंगे या बंदों के ऊपर? अब बंदों के ऊपर जो खर्चा किया जा रहा है, क्या वो कॉस्ट ऑफ पीपीई में शामिल होना चाहिए? वो क्यों शामिल? हाँ, कुछ खर्चा कॉस्ट उन पे लग रही है, कुछ उस मनहूस पे लग रही है, ताकि उसकी कैपेसिटी को 1000 से बढ़ा के 1200 पे ले जाया जाए. अब जो 1000 से बढ़ा के किस पर लेके जाया जा रहा है, वो कैपिटल है. वो क्या हो गया? मतलब कैपेसिटी क्या कर रही है? इंक्रीज. सर एक्सटेंशन कॉस्ट. जी, कैपेसिटी या एक्सटेंशन एक ही चीज है ना. ठीक है. एक घर में 4 कमरे हैं. एक घर में क्या है? 4 कमरे हैं. 2 कमरे इस्तेमाल हो रहे हैं. ठीक है. अब आपने 5वां कमरा बना लिया. ये आपने कैपेसिटी को क्या कर दिया है? ये कैपेसिटी को बढ़ाया. लेकिन आपने जो 2 कमरे इस्तेमाल नहीं हो रहे थे शुएब, उनको थोड़ा सा पॉलिश पुलिश करके छपछपा बना के रहने के काबिल बना दिया आपने. तो वो तो आपने उनको यूज में लाया खाली. उनको क्या किया आपने? दूसरा पढ़ो. इनिशियल ऑपरेटिंग. इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस क्या होते हैं? एक नॉर्मल मिथ है कि जब भी कोई एसेट चलेगा, शुरू में क्या करेगा? वो लॉस करेगा, लॉसेस करेगा. मैंने एक एसेट खरीदा है 1 जनवरी 2200
2021 में। ये पहले साल 10 लाख का लॉस इनकर करेगा। क्या करेगा? ये लॉस इनकर करेगा। क्या है? करेगा। तो जब भी ये गा वाली चीज आ गई है, ये जिससे रिलेट कर रही है फ्यूचर, क्या आ गया आपके पास? फ्यूचर। तो फ्यूचर से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट है वो कैपिटलाइज नहीं होगी। लिख लेंगे पॉइंट कि फ्यूचर रिलेटेड कॉस्ट आपकी कभी भी कैपिटलाइज नहीं होगी। फ्यूचर रिलेटेड कॉस्ट आर नॉट कैपिटलाइज्ड। कौन कौन सी हैं जी? क्या बताया मैंने आपको? ऑपरेटिंग लॉसेस, स्टाफ रीलोकेशन, स्टाफ को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना, मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट इन न्यू सिस्टम, ये सब की सब कौन सी कॉस्ट है? क्या नाम दिया इसको हमने? फ्यूचर। और फ्यूचर रिलेटेड कॉस्ट कभी भी कैपिटलाइज नहीं होती। ठीक है जी, दे विल नेवर बी कैपिटलाइज्ड। ठीक है? वाई? बिकॉज अकॉर्डिंग टू IAS 1 मेंशन कर लें, द डेफिनेशन ऑफ एसेट इज a resource controlled by an entity as a result of past event from which inflows are probable. तो ये अपने पल्ले से बांध लें। आपने रात को सोने से पहले तकरीबन 2 गाड़ियां और 3 घर बना लिए होते हैं ना? यस सर। तो वो आपका एसेट नहीं। समझ में आई ना बात? ठीक है? आपने ख्वाब में अपने पोतों के साथ बाग में बैठे खेल रहे होते हैं ना? ठीक है ना? तो वो आपके पोते फिलहाल वो तुम्हारा पोता है? क्यों? क्यों? सुने, क्या रीजन है? रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। वो वाकया, वो सानेहा कब पेश आ चुका होना चाहिए? ठीक है ना? समझ में आई है बात की कि आपके पास रिसोर्स का कंट्रोल आ चुका हुआ है। आपने इस बेस पे एसेट को रिकॉर्ड नहीं करना कि यार ये तो आ जाएगा। तो ये सारी कॉस्ट कौन सी वाली थी? जो आ जाएंगी, जो हो जाएंगी, ये वो कॉस्ट है ना सारी, इनको कैपिटलाइज नहीं। आगे बढ़े। एक्सेप्शन, if a company main business is selling machines, then that machine does not qualify as PPE. Rather, the machinery used to produce the machine for sale is PPE. ये तो आपको समझ में होनी चाहिए बात कि मलक रियाज, ठीक है जी, उसके पास जो घर है वो घर उसने किस लिए रखे हैं? बेचने के लिए। तो वो घर उसके लिए पीपीई नहीं है, उसके लिए इन्वेंटरी है।
वो क्या है उसके लिए? इन्वेंटरी। हाँ, वो वाली बिल्डिंग जिसमें उसका अपना ऑफिस है वो पीपीई है। वो क्या है? पीपीई। गाड़ियां बेचते हो तुम बना के, कार मैन्युफैक्चरर, अब वो जो गाड़ियां बन चुकी हुई है वो इन्वेंटरी है, लेकिन वो गाड़ियां जिस प्लांट पर बनी है वो क्या है? हमारा मेन काम गाड़ियां बेचना है या प्लांट बेचना है? गाड़ियां। तो जिस प्लांट पर वो बन रही है वो प्लांट क्या है? आगे पढ़ेंगे, एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस पे आए। An asset may be acquired in exchange for another asset. मात्रा मार लिया जी आपने, मात्रा मारना समझते हैं ना? एक एसेट के बदले दूसरा एसेट। आपने अपना 3310 बेच के जो किसी को दे के उससे आपने आईफोन ले लिया है, ठीक है जी, खुद फिट किया है ना, ठीक है। एज पर IFRS 13, कौन सा स्टैंडर्ड है जी? IFRS 13 defines the fair values, and as per that standard, मैं लिखवा नहीं रहा, वैसे मैं समझा रहा हूँ अकाउंटिंग हमारी दुनिया में कितनी चलती है। As per IFRS 13, the fair value should be measured with reference to market participants in a transaction that is not forcible and जिसमें ये assumed है कि दोनों पार्टीज के पास इक्वल नॉलेज है। क्या है? आपने क्या किया? आपके पास क्या था? बेहतरीन मोबाइल है, इस मोबाइल के फवायद आपने गिनवाना शुरू किया। आपने कहा अगर आपका आपके रकीब से फटा हो जाए तो उसको उठा के ये सर पे मारे तो उसकी एट द स्पॉट हलाकत भी हो सकती है, ठीक है ना? और भी आपने फायदे गिनवाए, और जब उसकी प्रोडक्ट की बारी आई तो आपने कहा ये क्या है? वो कहते हैं ना कि अपनी जो सी मट्टी है उसको भी क्या करके बेचते हैं लोग? सोना करके, और अगले के सोने को भी क्या शो करते हैं? मट्टी। ऐसी तमाम ट्रांजैक्शंस को IFRS 13 क्या कहता है? कि ट्रांजैक्शन फेयर नहीं है। आपका जो लॉ है अकाउंटिंग का, कौन सा लॉ? अकाउंटिंग का लॉ इतना खूबसूरत है, वो इतना ज्यादा, इसे कहना चाहिए कि एप्लीकेशन में इतना प्यारा है कि अगर उसके मुताबिक ही चला जाए तो आधी से ज्यादा तो प्रॉब्लम हमारी वैसे खत्म हो जाए, लेकिन वो नहीं होता। यहाँ पे प्रॉपर्टी की कीमत कैसे घटती है? अस्सलाम वालेकुम जी, सर जी मैं जी प्लॉट खरीदना है, आओ जी आओ बिस्मिल्लाह। आप चले गए जी बड़ाई एसोसिएट्स के पास। किसके पास? बड़ाई एसोसिएट्स। अच्छा मैं नाम ऐसे रखता हूँ आपको जहन में आपके साथ ही याद आ जाए, इंतहाई फ्रॉडी फॉर्म, ठीक है ना? मतलब नाम से ही लग रहा है कि उस्ताद जी बड़ाई एसोसिएट्स के पास गए आप, उन्होंने आपसे पता क्या पूछना है? अच्छा सर क्या है? सर रेंज क्या है? पहली बात है पूछेंगे रेंज क्या है? वो फैसिलिटी चेक करना चाह रहे हैं सामी कितनी मोटी है, ठीक है ना? उसके बाद वो आपको बताएंगे कि सर ये प्लॉट था, ये था 80 लाख रुपए का। सर 2 दिन पहले ये प्लॉट 70 का था। 2 दिन पहले कितने का था? 70 का था। अगर आपने लेना है तो एज सून एज पॉसिबल इसको ले ले, अदरवाइज ये 80 से 1 करोड़ का होने जा रहा है। अब वो कौन है? वो है सियाना। 2 बंदे को दे रहे हैं ट्रांजैक्शन में, वो आपको फोर्स कर रहा है, ठीक है? वो आपको फोर्स कर रहा है। कैसे फोर्स कर रहा है? वो वहां से निकलोगे तुम ऑटोमेटिकली जहन में क्या होगा तुम्हारे कि 2 दिन में आपने फटाफट क्या करने हैं? यार पैसे अरेंज करने हैं, उस्ताद मैं 80 का ले लूं, 2 आपके दिन में तो लाना चाहेगा। देखें जी मारा कौन जाता है? मारा वो जाता है जो दरमियान में होता है, जो हिजड़ा होता है, ठीक है? या तो पक्के शैतान के पुजारी बनो
या पक्के हक के पुजारी बनो। जो भी मिड में रहेगा उसको फेंटी पड़ेगी। आप हम लोग हैं मिड में, जिनके अंदर थोड़ी सी अच्छाई भी आ जाती है और कभी कभी बुराई भी आ जाती है। कभी शैतान जो है वो हमें बहका देता है, कभी हमारे अंदर का जमीन हमें मार देता है और कभी जगा देता है। दोनों चीजें होती रहती हैं। अब आप अपने फायदे के लिए फटाफट 20 लाख एक्स्ट्रा क्या करोगे? अरेंज करोगे ना। लो जी आपने प्लॉट ले लिया, कितने का? 80 का ले लिया, ठीक है जी। आपने कंफर्म किया मार्केट में? नहीं किया ना। आप कंफर्म कर भी लेंगे तब भी आंसर आएगा, क्यों? ये सब के सब एक मिले, सब एक, हर एक, ठीक है। अब हो कर क्या? फिर उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू थी 70 लाख। कितनी थी? आप थे पारू, पारू समझते हैं? पारू, पारू, ठीक है। ईद आएगी ना तो ईद पे पारू समझाऊंगा, पारू किसे कहते हैं, ठीक है ना। बड़ी ईद पे समझाऊंगा पारू किसे कहते हैं। पारू जो है ना, आप है पारू। आपको उसने क्या किया? 70 की चीज कितने में बेचती है? 80 में, 80 में बेचती ना। क्या मार्केट में अभी तक 80 का सौदा हुआ था? नहीं हुआ था ना। उस्ताद जी सौदा हो गया था। अब पूरी मार्केट में खबर फैल गई, उस्ताद 80 तो कीमत हो गई है, डन। अब अगली जो ट्रांजैक्शन आएगी वो 90 की मारनी है। तो क्या ये रीगल प्राइस में इंक्रीज आया था? लॉजिक, आप बकौल उसके हफ्ते के बाद आए, आपने कहा जी विधायक साहब तुसी क्या चीज जी कि 80 तो बद के कितने दा हो जाएगा जी? 1 करोड़ ਦਾ बेचना चाहता भाई जी। खान आया ना ਜਦੋਂ ਦਾ ਜ਼ਲੀਲ ਰਾਮ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ कसमें ਹੁਣ 70 भी नहीं ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे? ओ माय गॉड, ये मैंने क्या किया? ठीक है ना। क्यों? अच्छा वो क्यों कर रहा है ऐसा? ताकि मार्केट में सेलिंग ना हो। इकोनॉमिक्स पढ़िए सर। इकोनॉमिक्स का रूल है, जिस चीज की सेलिंग ज्यादा होगी उसकी वैल्यू गिरेगी, जिस चीज की परचेजिंग ज्यादा होगी उसकी वैल्यू क्या करेगी? आपको अपनी प्रॉपर्टी सेल करने से क्या कर रहा है? ठीक है ना। तो ये इस तरह से होता है फेयर ट्रांजैक्शन। अब आप कहेंगे जी सर अकाउंटेंट्स और ऑडिटर्स जो है वो इस चीज को क्यों नहीं पकड़ते? ठीक है जी, अकाउंटेंट्स और ऑडिटर्स पे तमाम लोगों का इत्तेफाक है, ये बहुत डैश है। ठीक है ना। साफ सी बात है। कोई भी बंदा, एक ऑडिटर है, उसको ऑडिट कंडक्ट करने के पैसे मिलते हैं कि वो अल्लाह वास्ते काम कर रहा है? गवर्नमेंट पैसे देती है कि वही इदारा पैसे देता है? क्या वो उस इदारे के अगेंस्ट कोई बात लिख सकता है? लिख के तो दिखाए, लिख के तो दिखाए। तो अल्टीमेटली तय ये हुआ कि दुनिया बोले जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहती है। ये जो हम जितनी भी बातें पढ़ते हैं ये सब अच्छी अच्छी बातें होती हैं, ठीक है ना। ये सब किताबों तक बातें किताबों तक होती हैं। हाँ, बीइंग एन अकाउंटेंट हमें मालूम होना चाहिए कि आइन की शिफ्ट 373/B जमा जे के तहत, ठीक है ना। फलानी चीज का मुल्जिम जो है उसके ऊपर कौन सी शिफ्ट लागू, बस इतना पता होना चाहिए। क्यों बोला? रीजन पता है क्या बताया था? इतनी चीजें याद है इसको, मुझे भी पता है कि 373/7, हमें तो बोलते हुए इतना याद नहीं होगा। 373 जीन बटा के बटा जीन पता नहीं क्या क्या है, उसको वो भी क्या है याद है, इतना ही काफी है। और इसी की बेस पर आपने नोट कमाने हैं। समझ में आई ना बात? आगे देखेंगे जरा। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, an asset may be acquired in exchange for another asset. The cost of such an asset is measured at its fair value. आपने क्या करना है? ऐसे एसेट की कॉस्ट किस पे मेजर करना है? अनलेस
The exchange transaction lacks commercial substance, or the fair value of neither the asset received nor the asset given up is reliably measurable. If the new asset is measured at fair value, the fair value of asset given up is used to measure the cost of the asset received, unless the fair value of asset received is more clearly evident. Example लिखें जी. कितने का आता है? कितने का? 75,000। चलो जी आपने 50,000 का लिया. 2001 मॉडल। पुराना मॉडल है, सही। पुराना मॉडल है. आपने इसको क्या किया? अरे बिल्डिंग बॉयज नहीं बनना, मॉडिफाई नहीं करना. क्या किया इसको? सेल किया. ठीक है, सेल किया आपने और खरीद ली इसके बदले में क्या? अच्छा बिल्डिंग हो गई ना मेरा भी। क्या खरीदी? मेहरान. आपने जो कैश पे किया है वो किया है जी 3 लाख. अच्छा, ये जो CD70 है इसे कहते हैं एसेट गिवन अप. ये गिवन अप हो गया ना, यस सर। एक्सचेंज हो गया. दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज एसेट. ठीक है, और ये कौन सा एसेट हो गया? रिसीव्ड वाला. आपने मुझे बताना है कि मेहरान जो है वो किस कॉस्ट पर लिखेंगे. हाँ जी. ये जो CD70 खरीदा था जी आपने, मैं डेट से आइडेंटिफाई कर देता हूं. हाँ जी, किस साल की डेट होगी? 2007 कर दें. सही। 7 में. ये आपने मेहरान खरीदी है, ये भी कुछ 3rd 4th मॉडल है, जो भी है चलेगी. मेहरान 3.5 की आएगी. कॉस्ट ऑफ मेहरान कितनी है? नहीं नहीं, कैश पेड प्लस फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप एसेट. ठीक है, एंड सपोज करो इसकी फेयर वैल्यू थी, किस डेट पे बेचा है कि हमने एसेट? 1 जनवरी 2000. कितने का जी? 75,000 का. लेट्स से कितने का है? तो कितनी कॉस्ट पे आ गया? फिर एसेट रिसीव्ड कितने पे रिकॉर्ड हुआ? 375. एसेट गिवन अप, नुमान एसेट गिवन अप बिक गया. बिक गया क्यों जी? डबल एंट्री बनाए. जब भी एसेट हम बेचते हैं हम इसको क्या कंसिडर करेंगे? एक्सचेंज ऑफ एसेट टू सेल. डेबिट कैश करते हैं ना, क्या करते हैं? लेकिन यहाँ पे तो हमें कोई कैश नहीं मिला. मेरा कितनी वैल्यू लगी है जी?
सिर्फ 75। यहां पे हम किसकी कोडिंग कर रहे हैं यार? एसेट गिवन अप 75। दाऊद सीडी 70 किधर गया? चला गया? डी रिकॉग्नाइज कर दें। 50 का एसेट कितने का बिका है? तो 25 का गेन आ गया ना। ठीक है, एसेट रिसीव्ड की डबल एंट्री बनाओ। कितना कैश पे किया है? 300,000 डेबिट। सॉरी, मेहरान कितने से? 300,000 क्रेडिट बैंक। अच्छा जी दाऊद, मेहरान टोटल कितने से डेबिट किए तुमने? 300 प्लस, यही तो चीज मैं बताई थी आपको उधर, यही चीज वहां समझाई थी ना। और ये चीज किस फॉर्म में सामने आ गई? डबल एंट्री। मैं रिपीट करता हूं जी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है पार्ट एक्सचेंज का। पार्ट एक्सचेंज क्या होता है कि जब एक एसेट दे के हम लोग एक दूसरा, ठीक है, तो आपने ये देखना है स्नैन कि जो एसेट हम लोग गिवन अप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल है या तो दाऊद अगर उसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल है तो न्यू एसेट किस पे लिखेंगे? कैश पेड प्लस फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप। पॉइंट यहां तक क्लियर है? सिचुएशन 2 लिखो। फेयर वैल्यू अवेलेबल क्या है? नहीं है कि फेयर वैल्यू अवेलेबल। तो इस केस में जी जो न्यू एसेट है वो किस पे लिखा जाएगा? जो आपने क्या किया है, प्लस कैरिंग वैल्यू ऑफ गिवन अप एसेट। यहां पे हम फेयर वैल्यू नहीं लेंगे, क्या लेंगे उसकी? कैरिंग वैल्यू। ठीक है, क्या लेंगे? अच्छा, 3 चीजें हैं जी। ये है कॉस्ट, क्या है ये क्या है? ये क्या है? 3 चीजें आ गई। कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट है उसकी ओरिजिनल वैल्यू, जो ओरिजिनल परचेज प्राइस प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर जब आपने लिया था एसेट। कैरिंग वैल्यू किसे कहते हैं? कॉस्ट में से क्या माइनस करते हैं अगर हम लोग? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वो एसेट अब तक कितना इस्तेमाल हो चुका है। फेयर वैल्यू उसकी सेलिंग वैल्यू है। आप जरा दोबारा देखो एक मिनट। अगर फेयर वैल्यू मेजरेबल है तो हम फेयर वैल्यू लेंगे, लेकिन अगर फेयर वैल्यू मेजरेबल नहीं है तो क्या लेंगे? आगे बढ़ेंगे। सबसीक्वेंट एक्सपेंडिचर, subsequent expenditure relating to non-current asset after their initial recognition should be capitalized. Subsequent expenditure measurement किसे कहते हैं? रिपीट करता हूँ, किसी भी स्टैंडर्ड में सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम लोग?
डेफिनेशन, क्या बताया था? डेफिनेशन, फिर रिकग्निशन, फिर मेजरमेंट। मेजरमेंट में सबसे पहले होता है इनिशियल मेजरमेंट, फिर होता है सबसीक्वेंट मेजरमेंट। सबसीक्वेंट मेजरमेंट का ये है मतलब कि बाद में जो खर्चा आ रहा है उसको कैसे ट्रीट करना है, उससे रिलेटेड रूल पढ़ लेंगे कि सबसीक्वेंट एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू नॉन करंट एसेट after their initial acquisition should be capitalized if the criteria for recognizing an asset, अगर ये क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं, क्या है? अगर वो कॉस्ट किस लिए की जा रही है? इंप्रूवमेंट्स के लिए। किस लिए? इंप्रूवमेंट्स में क्या आ रहा है देखिए जरा, बाय एनहेंसिंग इट्स परफॉर्मेंस और एक्सटेंडिंग इट्स यूजफुल, और दूसरा क्या है? रिप्लेसमेंट पार्ट। ये तो कल मैंने आपको बताया था कि स्पेयर पार्ट जब भी आपने नया लगाना है उसको कैपिटलाइज करना है, क्यों जी? मेजर स्पेयर पार्ट का मैंने कल आपको बताया था, मेजर स्पेयर पार्ट जो है वो कैपिटलाइज। आगे भी डिफरेंस आ गया, कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स आर गिवन बिलो, ठीक है? Timing, capital expenditures are charged to expense gradually via depreciation or amortization and over a long period of time. याद रखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर इकट्ठा बैलेंस शीट से प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर नहीं है। मसलन आपने एक गाड़ी ली है 10 लाख, इस 10 लाख को आपने यूज करना नहीं है। हम लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ा था, एक कॉन्सेप्ट था मैचिंग कॉन्सेप्ट। कौन सा था? मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एसेट को जब हम यूज करेंगे तो उससे इनकम जनरेट होगी। क्या होगी? उस इनकम को हम लोग उस साल में लिखेंगे और उस इनकम को हमने मैच करना है वो एसेट जो यूज हुआ है उसकी डेप्रिसिएशन से। उसकी वो उस साल इस्तेमाल हुआ है ना, तो डेप्रिसिएशन से। ये बात है ना। अब ये जो 10 लाख का एसेट है, क्या ये सारे का सारा डेप्रिसिएशन में उसी साल आ जाएगा या लाइफ पे डिवाइड होगा? जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ऐसा कुछ, वो उसी साल चार्ज हो जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ओवर द पीरियड। कंजम्पशन पे देखो क्या फर्क है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज assumed टू बी कंज्यूम्ड ओवर द यूजफुल लाइफ, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कब कंज्यूम हो जाएंगे? वेरी शॉर्ट टर्म, 12 महीने के अंदर। साइज, कैपिटल एक्सपेंडिचर लार्जर मॉनेटरी टर्म्स में होते हैं, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थोड़े स्मॉल्स में। और उसके बाद है, दिस इज फर्दर एक्सप्लेन्ड, इंप्रूवमेंट्स आर कैपिटलाइज्ड, रिपेयर्स आर एक्सपेंस्ड। ये चीजें इसमें थी। एडवांस पेमेंट्स में आएगी, ये बात मैं आपको काफी पहले बता चुका था। एडवांस पेमेंट्स की, एडवांस पेमेंट्स की डबल एंट्री क्या है? आपने कोई एसेट खरीदना है, उससे रिलेटेड आपने क्या किया है? एडवांस पे कर दिया। तो एंट्री क्या बनाई? डेबिट एडवांस क्रेडिट कैश। और जब एसेट आ जाएगा तो क्या करेंगे? एग्जांपल लिखें, एग्जांपल लिखें शाबाश। जनवरी 2016 को आपने एक मशीन ऑर्डर की है जिसकी कॉस्ट कितनी है? 1 मिलियन। 2 लाख आपने एडवांस जमा करवा दिया है। जो रेस्ट है विल बी पेड ऑन डिलीवरी ऑफ एसेट। जब आपको एसेट डिलीवर होगा तब आपको रिमेनिंग, और एसेट डिलीवर होगा 30 अप्रैल। दोनों डेट्स पे एंट्रीज पास करें।
फर्स्ट एंट्री तो 1 जनवरी 16 को आएगी, क्यों जी? डेबिट एडवांस कितने से? क्रेडिट दूसरी एंट्री। अब एसेट आ जाए, मशीन कितने से आ जाएगी? 1 मिलियन से। क्रेडिट जो एडवांस आपने लिखा हुआ था उसको डीरेगुलाइज कर दो। क्रेडिट कितना बैंक पे करना है? एडवांस के बारे में एक चीज देखी हो, एडवांस रीफंडेबल भी हो सकता है और नॉन रीफंडेबल भी हो सकता है। रीफंडेबल का मतलब ये कि किसी भी वजह से अगर ये कमिटमेंट पूरी ना हुई तो आपको ये पैसे वापस मिल जाएंगे। रिसीवेबल, रीफंडेबल। रीफंडेबल का मतलब है रिसीवेबल, क्यों नहीं? रीफंडेबल का मतलब क्या है? नॉन रीफंडेबल का मतलब ये है कि ट्रांजैक्शन ऊपर नीचे हो गई, ये पैसे आपके गए, ये आपको वापस नहीं मिले। फर्क सिर्फ याद रखो, जो ऊपर वाला है ये रिसीवेबल बैलेंस है। क्या है ये? करंट एसेट में लिखो, मेंशन कर लो इसको। कहाँ लिखोगे? करंट एसेट। और जो नीचे वाला बैलेंस है वो नॉन करंट एसेट में है। ठीक है ना? बस ये फर्क है इसमें। अच्छा, जो पैसे वापस मिलने हैं वो रिसीवेबल में आ जाएंगे। ठीक है ना? अच्छा, थोड़ा सा टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं, उसके बाद कल देखेंगे। ये जी मेन पहला जो था वो खत्म हुआ है हिस्सा 16 का। पहला हिस्सा क्या था? डेफिनेशन, मेजरमेंट और कॉस्ट। अब इसका जो दूसरा हिस्सा है वो है डेप्रिसिएशन। ठीक है? क्या हुआ? डेप्रिसिएशन पेज नंबर 372 पे आए। इसके लिए डेफिनेशंस में आए जरा। डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन क्या है? इट इज ए सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर। तो डेप्रिसिएशन का ताल्लुक किसी भी एसेट की वियर एंड टियर से नहीं। दोबारा से मैं रिपीट करता हूं, depreciation is not an actual wear and tear in an asset। ठीक है ना? एक गाड़ी है, एक गाड़ी की मैक्सिमम कितनी लाइफ होती है? यूजफुल लाइफ 10 साल की होती, मैक्सिमम 5 या 6 साल। आपको कोई भी बैंक कितनी मैक्सिमम लीज पर गाड़ी देता है? 5 साल 6 साल, इतना ही होता है ना? ऐसा ही है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी किताब में 2014 मॉडल की गाड़ी कितने की हो गई होगी आज? 0। कितने की? लेकिन आप मार्केट में जब बेचने जाते हो तो आप क्या कहेंगे? बड़ी नई सी नवी ली थी मैंने। क्या कहते हो? अभी ली थी मैंने, लेकिन बुक में कितनी वैल्यू है? तो क्या वो एक्चुअल वेयर एंड टियर वैल्यू है? वो डेप्रिसिएटेड वैल्यू है। वो कौन सी वैल्यू है? वो
वो डेप्रिसिएटेड वैल्यू। इसलिए डेप्रिसिएशन का ताल्लुक एक्चुअल वेयर एंड टेयर से वो सिर्फ और सिर्फ ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है। क्या है ये मैचिंग कॉन्सेप्ट? क्या है कि आपने जो खर्चा किया है उसको आपने यूजफुल लाइफ पे क्या करना है, एलोकेट करना। ठीक है ना। अब यहाँ पे दो चीजें आपके सामने आएंगी। एक है जी डेप्रिसिएबल अमाउंट। हमने किसको यूजफुल लाइफ पे ओवर किसको हमने करना एलोकेट? डेप्रिसिएबल अमाउंट क्या है? द कॉस्ट ऑफ द एसेट और रीवैल्यू अमाउंट लेस इट्स रेजिडुअल वैल्यू। मेंशन कर रहे हैं इसमें कॉस्ट स्लैश वैल्यूएशन लेस क्या किया आपने? रेजिडुअल वैल्यू। वैल्यूएशन मार्केट रेट। मार्केट अगर कॉस्ट पे ना हो एसेट तो किस पे लिखते हैं हम लोग? वैल्यू पे। रेजिडुअल वैल्यू के बारे में पढ़े, क्या लिखा हुआ है? रेजिडुअल वैल्यू इज द एक्सपेक्टेड डिस्पोजल वैल्यू ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ इट्स एक्सपेक्टेड लाइफ। यूजफुल लाइफ के बाद एसेट की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उसको हम क्या कहते हैं? रेजिडुअल वैल्यू। क्या कहते हैं? मेरे साथ जवाब दीजिएगा कि आपने 10,000 का एसेट लिया, कितने का? 4 साल लाइफ है। 4 साल के बाद ये एसेट 4,000 का बिक जाएगा। कितने का? 4,000। तो नेट कॉस्ट ये 4,000 आपका इनफ्लो है, बताओ, और ये 10,000 का आउटफ्लो है, तो नेट कॉस्ट कितनी पड़ी? तो इसको एलोकेट होना चाहिए ना ओवर द लाइफ, ना के 10,000 को। क्या 10,000 को स्पैन ओवर द लाइफ एलोकेट होना चाहिए? किसको एलोकेट होना चाहिए? हम एक वर्ड से बार बार यूज कर रहे हैं, यूजफुल लाइफ। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? यूजफुल लाइफ पढ़े क्या है जी? The period over which the asset is expected to be used by a business entity। तो आज आप ये समझ लें कि यूजफुल लाइफ वो लाइफ नहीं है जो एसेट की एक्चुअल लाइफ है। ये वो लाइफ है जिस पे बिजनेस ने ये एज्यूम किया है कि हमने इस एसेट को यूज करना है। दैट्स इट। ठीक है ना। मुझे आप ये बताएं, क्या गाड़ी 4 साल पे डेप्रिसिएट नहीं हो सकती? वही गाड़ी दूसरी कंपनी 6 साल पे डेप्रिसिएट नहीं कर सकती? कर सकती है ना। तो इसका मतलब है यूजफुल लाइफ वो तो एंटिटी के अपने पर्सपेक्टिव से है ना, कि वो समझ रही है कि इसको कितने अरसे में मैंने क्या करना है, यूज करना। तो याद रखना यूजफुल लाइफ, बस ये लास्ट पॉइंट है, बाकी फिर कल करेंगे। यूजफुल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ दो डिफरेंट बातें हैं जी। यूजफुल लाइफ क्या था? कि एंटिटी स्पेसिफिक थी, क्यों जी? Yes, sir. और इकोनॉमिक लाइफ क्या है? जो उसकी एक्चुअल लाइफ है, आती है ना, क्यों जी? ठीक है। तो इसका मतलब है कि इकोनॉमिक लाइफ उसकी अभी भी क्या है, चल रही। कल मैंने आपको बताया था ना कि पाकिस्तान में चीखें निकालती है गाड़ी चल। ठीक है ना। पहले वो प्राडो होती है, प्राडो के बाद एंड उसका नुकसान पट्ठों में ही होता है। पट्ठे समझते हैं ना, गांव देहातों में उसके अंदर पट्ठे धो के लेके जाते हैं। ठीक है, उसी काम पे आती है। ठीक है, तो वहीं पे अल्टीमेटली जो भी होता है। तो एक्चुअल लाइफ इकोनॉमिक लाइफ है, और जिस पे एंटिटी ने एलोकेशन करनी है वो कौन सी लाइफ है? याद रखना, हम इकोनॉमिक लाइफ को अकाउंटिंग में नहीं एज्यूम करते। अकाउंटिंग किस पे चलती है? आपने रोकी बात? अकाउंटिंग किस पे चलती है? और एक और बात, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ जो वैल्यू बचती है
उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रेजिडुअल वैल्यू। जो वैल्यू कब बचती है, अल्लाह खैर, इकोनॉमिक लाइफ के एंड पर जो वैल्यू बचती है उसको हम क्या कहते हैं, तो अब याद रहेगा, ठीक है ना। बीइंग एन अकाउंटेंट यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन रेजिडुअल वैल्यू एंड स्क्रैप वैल्यू। जाहिलों की तरह ये नहीं कहना कि ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम हो सकती हैं, नॉट नेसेसरी। अगर एक एसेट की इकोनॉमिक लाइफ भी वही है जो उसकी यूजफुल लाइफ है, तो रेजिडुअल वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू क्या होंगी। एक गाड़ी की स्क्रैप वैल्यू क्या है, 3 डब्बा, लेकिन एक गाड़ी की रेजिडुअल वैल्यू क्या है, बेहतरीन, क्योंकि उसकी रेजिडुअल वैल्यू क्या है, चल रही है वो। जिस तरह मैंने बताया 2014 मॉडल की रेजिडुअल वैल्यू बहुत अच्छी होगी, क्या उसकी स्क्रैप वैल्यू तो नहीं होगी। अब मुझे एक बात सोच समझ के जवाब दें, यहीं से कल कंटिन्यू करेंगे। While accounting, in accounting, हमें किसको रेगुलरली रिव्यू करना चाहिए, किसको या उसको, रेजिडुअल वैल्यू को या स्क्रैप वैल्यू को, रेजिडुअल, स्क्रैप वैल्यू को नहीं। स्क्रैप वैल्यू तो बेसिकली क्या है, वो तो वर्थलेस वैल्यू है। कल देखते हैं।